हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर आपके लिए लेके आए हैं एक क्विक रिवीजन सीरीज जो आपको मदद करेगी पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए फॉर 2025 एग्जामिनेशन। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की या फिर पंजाब पुलिस के कोई भी एग्जामिनेशन को तैयार कर रहे हैं तो आज हम डिस्कस करवाएंगे पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल स्टडीज सेक्शन, जिसमें हम 2024 के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करवाएंगे। साथ ही साथ उसी सिमिलर पैटर्न के ऊपर नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसको भी आपके साथ डिस्कस करवाएंगे। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। Which of the following has been removed from the directive principle of state policy and included as a fundamental right? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से कौन सा बिलो गिवन में से कौन सा जो है रिमूव कर दिया गया और उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में पुट कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एक आपका आंसर रहना है यहाँ पे, दैट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एट प्रेजेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, 21A के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर एडेड है। ये एक समय पे हमारा डीपीएसपी रहता था। डीपीएसपी में भी हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला जो है डीपीएसपी उसका एक पार्ट होता था, जब हमारा 0 to 6 ईयर्स तक की बेसिक नरिशमेंट उसके अंदर रहती थी और 6 to 14 ईयर्स तक की बेसिक एजुकेशन उसमें रहती थी। 6 to 14 ईयर्स वाली जो चीज़ है वो हमने डीपीएसपी से रिमूव करके अपना फंडामेंटल राइट बना लिया था इन द 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर ये हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट या ना नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम अपना याद करते हैं एग्जामिनेशन पर्पज से, हम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को याद करते हैं इन आर डिटेल्ड लेक्चर। एट प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग, दिस इज फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका मतलब आपका आंसर रहेगा नीति आयोग। ध्यान रखें, नीति आयोग का क्वेश्चन इस प्रकार का काफी बार एग्जामिनेशन में आता है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही प्लानिंग कमीशन एक समय पे जो रहती थी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। तो कैग ये तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, बहुत ही फेमस पोस्ट रहती है जो ऑडिट करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को। फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 मेंबर्स रहते हैं। ये इनका मेजर वर्क रहता है, 2 प्रकार की फाइनेंस कमीशन हो सकती है, सेंटर की फाइनेंस कमीशन, स्टेट की फाइनेंस कमीशन। डिवीजन ऑफ पावर एंड फंड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर की फाइनेंस कमीशन करेगी। इलेक्शन कमीशन आप सब जानते हैं, फेयर इलेक्शंस हो ये इलेक्शन कमीशन बनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है नीति आयोग, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर वॉज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP भी आ जाता है इसका कई बार आपको ऑप्शंस में, क्रिएटेड। तो ये 1901 के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को क्रिएट किया गया था। तो ध्यान रखें ये एरिया थोड़ा सा पाकिस्तान वाला एरिया जो है वहाँ वाला एरिया को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 1901 के अंदर ये चीज़ को बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो 97th अमेंडमेंट के साथ, जो कि 2011 में हुई थी अमेंडमेंट, इसके तहत इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके काफ़ी शिफ्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेडली देखा गया है। नेक्स्ट देखें, द गवर्नर विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। तो ध्यान रखें गवर्नर जो एक पोस्ट है ये कहीं ना कहीं अपॉइंटेड ऑल्सो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे आपका आंसर आना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही गवर्नर जो है वो रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो अपॉइंटमेंट 153 से लेके आगे 163 तक तकरीबन सभी आर्टिकल्स गवर्नर को लेके हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की है तो अपॉइंटमेंट का स्पेसिफिक आर्टिकल जो है वो 155 है। ध्यान रखें आपको प्रेसिडेंट के भी सारे आर्टिकल्स याद करने हैं फॉर द एग्जामिनेशन, गवर्नर के भी सारे आर्टिकल्स आपको आने चाहिए बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं टाइम एंड अगेन। 155 अपॉइंटमेंट के लिए है, इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी डिटेलिंग है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर आप पंजाब के एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं जैसे हम, तो गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं वो करंट हमारे गवर्नर हैं और 37वें नंबर के गवर्नर वो हैं। तो ध्यान रखें दोनों चीज़ें आपके एग्जामिनेशंस में आ सकती हैं। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया 153 से लेके 163 तक तकरीबन सभी जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नर को पर्टेनिंग हैं। तो आपको एक लिमिट भी पता होनी चाहिए, इसका मतलब एलिमिनेशन के लिए लिमिट आपको मदद करेगी। आपको पता होना चाहिए अगर गवर्नर के बारे में पूछ रहे हैं तो 153 से लेके 163 तक मेजर आर्टिकल्स उसके अंदर आने चाहिए, और अपॉइंटमेंट का आर्टिकल तो आपने याद करना ही है। तो ये जो PDF है ये भी हम शेयर कर देंगे एट द टेलीग्राम, हमारा जो चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो दैट आप ये डेफिनेटली याद करके जाए गवर्नर के डिटेल्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल 23 नवंबर। तो ये उन्होंने
पिछला वाला एक रिकॉर्ड पूछा हुआ है। अगर हम बात करके यहाँ पे 2025 भी कर दें टिल डेट, तो तब भी अगर आपका आंसर जो बनना है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 हैं एट प्रेजेंट। ध्यान रखें, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 2 अमेंडमेंट्स के साथ ऐड की गई। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी एक साथ ऐड कर दी गई 1976 के अंदर, और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारी ऐड की गई 2002 के अंदर, और ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी राइट टू एजुकेशन है। जब हमारा राइट टू ड्यूटी टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जब ऐड किया गया, उसी समय पे ड्यूटी टू एजुकेशन भी ऐड किया गया, हमारी 11th नंबर की ड्यूटी वो बनती है। तो आपको हमारी 11 ड्यूटीज़ का अंदाज़ा रहना चाहिए। आपको पंजाब पुलिस कांस्टेबल में कई बार अल्फ़ाबेट भी आ जाता है कि कौन सा, ए के यहाँ पे 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी, तो इस प्रकार से आपको करंटली के तक सारे अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। आपको पूछ सकते हैं कि ये वाली आपकी फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अल्फ़ाबेट वाले उसके अंदर रहेगी, तो ध्यान रखें आपने याद करना है। इस प्रकार से 11 ड्यूटीज़ आपको याद रखनी है जो हमारे संविधान में गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्वर्ण सिंह कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन द ईयर। ध्यान रखें इसमें 1976 अभी हमने बात की है। 42nd अमेंडमेंट के तहत, ये 42nd अमेंडमेंट बहुत ही फेमस है, हम अपने डिटेल लेक्चर में इसके सारे प्रावधान करते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें याद करनी है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुई हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1976 इसमें आंसर बनता है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। नेक्स्ट देखेंगे, The person appointed to be a judge of the Supreme Court shall make and subscribe before the, वो क्वेश्चन ये है कि ओथ किसके सामने लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो किसके सामने ओथ लेंगे अपनी स्टार्टिंग, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने लेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पे आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। अब एक और क्वेश्चन इसमें बहुत ही कॉमनली ड्राफ्ट किया जाता है, दैट प्रेसिडेंट किससे ओथ लेंगे, तो प्रेसिडेंट ओथ लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो ओथ ली जाती है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हेन अ स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेज अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन भगत सिंह ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज ऑब्जर्व्ड। वो पूछ रहे हैं कि अगर एक स्कूल टीचर कह रहे हैं कि भगत सिंह की आपको ड्रॉ करनी है पोर्ट्रेट, तो किस फंडामेंटल ड्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं उस केस में। तो ध्यान रखें यहाँ पे आपको 2-3 फंडामेंटल ड्यूटीज लगेंगी कि इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट सूटेड इसमें पुट करना है। तो ध्यान रखें, द इंडिविजुअल विल वेंचर टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल एरियाज। इन ऑल एरियाज नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर हमें पेंटिंग करने को कह रहे हैं तो पर्टिकुलर एरिया है। नेक्स्ट देखें, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। एक्सीलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, पेंटिंग में एक्सीलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी करेक्ट हो सकता है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिफ्रेन फ्रॉम, ये तो नहीं, गलत है। टू चेरिश एंड लिव अप टू द हाई आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल मूवमेंट, तो ये एक्चुअल में बेस्ट सूटेड है। हालांकि हम एक्सीलेंस की तरफ भी मूव कर रहे हैं, रिच हेरिटेज भी है वो हमारी, तो उसको भी प्रिजर्व हो रही है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट सूटेड क्या है कि हम उन आइडल्स को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने में, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 11th शेड्यूल अगर आपको पता होगा पंचायती सिस्टम से प्रभावित है। पंचायती सिस्टम जो है वो 11th शेड्यूल के अंदर है, 73rd अमेंडमेंट के साथ उसको ऐड किया गया था। तो पंचायती सिस्टम के अंदर 29 फंक्शनल एरियाज हैं जहाँ पे वो लॉज बना सकते हैं, जहाँ पे उनको पावर दी जा सकती है लॉज बनाने के लिए। तो 29 फंक्शनल एरियाज के ऊपर बात हो रही है। इसी प्रकार से 74th अमेंडमेंट के साथ 12th शेड्यूल ऐड किया गया। अगर म्यूनिसिपैलिटीज की बात आ जाए तो 18 फंक्शनल एरियाज में वो बना सकते हैं लॉज, और यहाँ पे 29। अगेन अब आपको सारे याद नहीं रखने, आपको जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना है आपको कि किस प्रकार के एरियाज को दिया जा सकता है पंचायत को फॉर मेकिंग एनी लॉज। तो यहाँ पे 29 टोटल नंबर आपको याद रखना है एट प्रेजेंट। म्यूनिसिपैलिटी का सेम नंबर जो है 18 आएगा, 18 आएगा, तो ये आप ध्यान रख लें। नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू बी हर्ड इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एनी राइट ऑफ वोट। तो ये ध्यान रखें, वो कह रहे हैं कि राइट टू बी हर्ड इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखें, इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है और कंट्री एज अ सेंटर में ये पर्सन होना चाहिए, बिकॉज सारे इंडिया को ये डिपिक्ट करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं, बस उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहते। साथ ही साथ किसी भी कोर्ट में उनको राइट होता है जो है उसको देखने का, उस सेशन को अटेंड करने का। तो ये अटॉर्नी जनरल जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर माने गए हैं, उनके पास ये पावर है। अटॉर्नी जनरल को भी एग्जीक्यूटिव के अंडर, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखें, which of the following constitutional amendment acts has extended the reservation of the seats for the SC and ST in the Lok Sabha till
2030। तो ध्यान रखें ये अमेंडमेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट है। 104th अमेंडमेंट के तहत SC ST जी जो हैं उनकी रिजर्वेशन इंक्रीज कर दी गई 2030 के तहत। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ हुई है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एक रिजर्वेशन मिलती थी इन द लोकसभा, उसको भी रिमूव किया गया है। तो 104th अमेंडमेंट दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो यहाँ पे रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई है SC ST की 2030 तक, दूसरी चीज़ एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया है इन द लोकसभा। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको पुड्डा कहा जाता है आम भाषा में, ये जो अथॉरिटी ये जब है कब एस्टैब्लिश हुई है, इसका क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 1995 में पुड्डा एस्टैब्लिश हुआ। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि कब एस्टैब्लिश हुई है, और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब के परस्पेक्टिव में, तो आपको पता होना चाहिए 1995 में एस्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट देखें, इन विच ईयर वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश। तो कुछ ऐसी काउंसिल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है टाइम एंड अगेन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। 1952 में एस्टैब्लिश हुई है, वेरी फेमस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और प्लानिंग कमीशन एक समय पे बहुत फेमस होती थी। तो 1952 में ये डेवलप हुई है। ये भी ध्यान रखें, ये भी नॉन स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लानिंग कमीशन भी एक समय पे नॉन स्टैट्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी। साथ ही साथ आज की डेट में नीति आयोग भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट देखें, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी अंडर द आर्टिकल 38। इनइक्वालिटीज यानी कि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी बहुत ऊंचा हो जाए, दूसरा बहुत ही नीचे चले जाए, इसको कहते हैं इनइक्वालिटीज। और इसको कम करने, मिनिमाइज मतलब इसको कम करने की कोशिश हो रही है अंडर आर्टिकल 38 DPSP है हमारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड बाई कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो ये 44th अमेंडमेंट के तहत हमने ऐड किया है 38 आर्टिकल, जिसमें इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। इनइक्वालिटीज मतलब जो एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी ज्यादा राइज कर जाए और दूसरा पार्ट ऑफ द सोसाइटी थोड़ा कम राइज करे, वो गैप जो है वो मिनिमम होना चाहिए, उसको इनइक्वालिटीज कम करने को कहते हैं। नेक्स्ट देखें, द सिस्टम ऑफ गवर्नर्स इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वॉज अडॉप्टेड बाय, द सिस्टम ऑफ गवर्नर्स कहाँ से अडॉप्ट हुआ है, तो मैक्सिमम चीज़ें हमारी संविधान में जो ब्लूप्रिंट माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो मैं कुछ सोर्सेज, हम अपने डिटेल्ड लेक्चर में कुछ सोर्सेज याद करते हैं, अगर वो सोर्सेज में से आपका क्वेश्चन ना बने तो मैक्सिमम आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो क्वेश्चन बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये मैं अपने डिटेल्ड लेक्चर में स्टूडेंट्स को समझा देती हूँ। नेक्स्ट देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नर्स। तो गवर्नर जो हैं स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो गवर्नर निभाते हैं। जो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास ताकत रहती है वो स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नर के पास रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट देखें, सिंस आफ्टर इनेक्टमेंट द सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसका भी क्वेश्चन आता है, सिटीजनशिप एक्ट कौन से साल में पास हुआ, हैज बीन अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो चेंज किया गया है, सिटीजनशिप एक्ट कितनी बार चेंज किया गया है, इसका आंसर रहता है 6 टाइम्स चेंज किया गया है जब से वो स्टार्ट हुआ है। और 6 टाइम्स में कौन से सालों में, आपको लेटेस्ट तो आना चाहिए लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी पता होना चाहिए। 1986 में किया गया, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और लेटेस्ट जो चेंज किया गया है दैट इज 2019, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्होंने 3 कंट्रीज से जो लोग जो हैं, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और 2014 से पहले हमारे देश में एंटर कर चुके हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, इसके ऊपर ये एक्ट अमेंडमेंट हुई है। नेक्स्ट देखिए, द राज्यसभा वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, तो ये सेम ही है, अभी NDC वाला और ये वाला साल जो है 1952 का साल है, तो 2 चीज़ें हो गई 1952 के लिए आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट देखें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। आप देखेंगे काफ़ी बार आपके आंसर जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकल के आ रहे हैं या गवर्नर पे निकल के आ रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है प्रेसिडेंट और गवर्नर के आर्टिकल्स तो बहुत अच्छे से याद करने हैं। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। चीफ मिनिस्टर, ये हमारा आंसर आ गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, विच आर्टिकल अपॉइंट्स प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर कभी भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू की जाती हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर होती हैं। अगर यही रिट्स हाई कोर्ट ने इशू करनी है तो 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट जो है वो 226 आर्टिकल के तहत यही रिट्स इशू कर सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखें,
Which article of the Constitution of India lays down the provision in respect of the Committee for Metropolitan Planning? Again, ये क्या बात हो रही है? कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग प्लस साथ में ये म्यूनिसिपैलिटी का एक आर्टिकल है. म्यूनिसिपैलिटीज आपने डिटेल्ड आर्टिकल्स याद करके जाने हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पस में. आपका आंसर बनता है 243ZE. तो ये आपको ध्यान रखना है म्यूनिसिपैलिटीज़ के इन डिटेल. अगेन ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी. एग्जामिनेशन देने से पहले ज़रूर आप म्यूनिसिपैलिटीज़ के इन डिटेल आर्टिकल्स याद करके जाएं. यहाँ पे देखें कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, तो यहाँ दिया हुआ है इट इज़ इन म्यूनिसिपैलिटीज़. म्यूनिसिपैलिटीज़ की रेंज भी आपको ज़रूर आनी चाहिए. दैट इज़ 243P से लेके ZG तक सारे आर्टिकल्स आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते हैं. नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द 17 आर्टिकल. तो ये तो फंडामेंटल राइट है, बहुत ही फेमस राइट है. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का राइट है, वेरी वेरी फेमस. सेंटर लेवल पे चले जाएं या स्टेट लेवल पे, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार आता है. आर्टिकल 17 का हमारे राइट टू इक्वालिटी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी छुआछूत जिसको आम भाषा में कह देते हैं. नेक्स्ट देखें, protecting and safeguarding the public property is the fundamental duty of the Indian citizen under the article. Protecting and safeguarding public जो प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. तो जैसे मैंने आपको कहा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आपको अल्फ़ाबेट्स भी आने चाहिए, यानी कि मेरी 11 है तो ए से लेके के तक मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. 51 आप समझते हैं 51 आर्टिकल के तहत वो रहती हैं, और 51A(I) के अंडर जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का आपका आर्टिकल रहता है. ये आपको इन डिटेल सारे आर्टिकल्स याद करने हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं इस पर. नेक्स्ट देखें, तो ये हम अगेन जैसे मैंने आपको उस पिछली स्लाइड में भी करवाया था, यहाँ पे आपने जहाँ 1 है वो ए है, B, C, D इस प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल आपका I जो बन रहा है सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से वो कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको फंडामेंटल ड्यूटी देके वो पूछ सकते हैं कौन से नंबर पे आता है, तो आपको आना चाहिए. नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन pertaining to the municipalities. Again municipalities का इन डिटेल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है. यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है 243Y. तो आपको 243P से लेके ZG तक सारे ही आने चाहिए. साथ में पंचायत के आर्टिकल, इससे पहले कौन से हैं, 243A से लेके O तक पंचायत आर्टिकल्स, वो भी बहुत कॉमनली आस्क्ड आर्टिकल्स हैं आपके एग्जामिनेशन में. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे Y की, दिस इज तो फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, आपका आंसर Y बनता है. नेक्स्ट देखें, द प्रेजिडेंट शैल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस इन प्रेजेंस ऑफ. प्रेजिडेंट किसके जो है ओथ कहाँ से लेंगे, तो अभी हमारी बात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओथ लेंगे. ये बहुत ही बार एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से ओथ लेते हैं, और बाकी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट से ओथ लेंगे. नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया है ये काजीरंगा. इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए. काजीरंगा जो है असम में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन असम. तो नेशनल पार्क्स आपको डेफिनेटली याद करके जाने. एक लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि उनको ये क्वेश्चन भी उनका करेक्ट रहे. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आपके पंजाब में जरूर बनते हैं, तो आपने याद करके जाना है. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर है, तो आपको ये आना चाहिए. आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को याद करके जाना है एग्जामिनेशन पर्पस में. मैंने कुछ और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे कुछ आपके लिए डिमार्केट कर दी हैं ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाए. भरतपुर और सरिस्का दोनों ही राजस्थान के अंदर. चिलिका बहुत ही फेमस है, चिलिका लेक तो वैसे ही हमारा सबसे लार्जेस्ट लेक है. सलाइन लेक है, सॉल्टी जिसे कहते हैं, ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं. लार्जेस्ट हमारा चिलिका है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में है. चिन्नार जो है दैट इज इन केरला, बहुत बार नहीं आता, स्टिल आपको आना चाहिए. गिर नेशनल पार्क बहुत फेमस है लायंस के लिए, गुजरात के अंदर स्थित है. गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड. मधुमलाई दैट इज इन तमिलनाडु. एंड परियार काफी बार आता है केरला. ठीक है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हालांकि बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि 352 से लेके 360 तक काफ़ी आर्टिकल्स जो है, सारे आर्टिकल्स आपके इमरजेंसी के हैं. लेकिन बड़े बड़े आर्टिकल्स कौन से हैं, दैट इज 352 नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है. नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत रहती है. स्टेट इमरजेंसी जो रहती है, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल, आगे जाके 365 में एक और चीज़ रहेगी स्टेट इमरजेंसी की पर्टेनिंग, ये रहेगी
356 एंड 365 फॉर स्टेट इमरजेंसीज आप ऐसे याद कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, एंड 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए रहता है। तो ये तो बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब वो बाकी बात पूछ रहे हैं। तो 357 जो है वो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो सपोर्टिंग आर्टिकल तो जरूर है इमरजेंसी का, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो आपका आंसर इस प्रकार से बनता है 357 इमरजेंसी का नहीं है, क्योंकि बाकी आर्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखें। ठीक है जी, आज के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे इसको हम अपलोड कर देंगे, ताकि आपको जो है क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाए। हम इसके और पार्ट्स लेके आते रहेंगे। आपके एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो रहा पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, ये आने वाले कोई और पंजाब के पुलिस के एग्जामिनेशंस के लिए ये सीरीज आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।